हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट देखा था सीजी का। अब हम सेकंड यूनिट देखने वाले हैं। तो सेकंड यूनिट है हमारा पॉलीगॉन, विंडोइंग एंड क्लिपिंग। तो इसमें सब कुछ जो है पॉलीगॉन्स के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स ऐसे जियोमेट्री में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में शेप्स होते हैं जो 2D शेप्स होते हैं। ये दे आर टू डिमेंशनल शेप्स विथ स्ट्रेट साइड्स दैट आर फुली कनेक्टेड फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप। वो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर एंड भी होते हैं। एंड उनके जो मिनिमम साइड्स है वो एटलीस्ट 3 होने चाहिए। देन दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। वो कितने भी उसके उनके साइड्स हो सकते हैं बट मिनिमम 3 होने चाहिए। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहले है उसके वर्टाइसेस। जो पॉइंट्स जहाँ पर वो पॉलीगॉन्स मीट करते हैं उन्हें हम वर्टाइसेस कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है एजेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ये पॉलीगॉन देख लो, मैंने ये एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया। सो दीज आर नोन एज एजेस। These points where they meet are called vertices. And interior angles, the angles inside the polygons are called interior angles. ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपल 3 एजेस वाला पॉलीगॉन लिया, बट you'll come across many पॉलीगॉन्स विथ मोर साइड्स एज वेल। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स देखिए। अभी सबसे पहले है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होते हैं। और अगर आप उनमें एक लाइन ड्रॉ करें कोई भी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स है, मैं कहाँ पर भी दूसरे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो जो लाइन है वो पॉलीगॉन के अंदर ही होगी। उन पॉलीगॉन्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। कहाँ पर भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो लाइन पॉलीगॉन के बाहर नहीं जाने वाली। ओके। और दूसरी चीज़ है कि इनमें कोई इनवर्ड कर्व्स नहीं होते हैं। देयर वुड बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो यही है कि लेस देन 180 डिग्रीज उनके सब इंटीरियर एंगल्स होते हैं। लाइन सेगमेंट जो भी है दैट लाइज इंटायरली विद इन द पॉलीगॉन। एज आई सेड, वो लाइन बाहर नहीं जाएगी आपकी। और जो इंटरनल एंगल्स है वो इनवर्ड उसके पॉइंट नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए यहाँ पे, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स और रेगुलर हेक्सागन्स। उसके बाद है देखिए कॉनकेव पॉलीगॉन्स। अभी कॉनकेव पॉलीगॉन्स के अंदर अगर जो एंगल है, एक ऐसा तो एंगल होता है उसमें जो 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। और अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट से ये पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करी, तो मेरी जो लाइन सेगमेंट है वो जा रही है पॉलीगॉन के बाहर। ये देखिए, मैं यहाँ से भी अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ वो बाहर जा रही है वो लाइन। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि 180 डिग्री से ज़्यादा एक एंगल रहेगा। पहले हमने देखा सब एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। फिर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होगी दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड द पॉलीगॉन दैट पासेस आउटसाइड ऑफ इट। वो लाइन जो है उसके बाहर जाती है। द पॉलीगॉन हैज़ एन इनवर्ड पॉइंटिंग वर्टेक्स। उसमें इनवर्ड पॉइंट नहीं होता है। एग्जाम्पल है जैसे स्टार का शेप या एरोहेड शेप वगैरह। अब देखते हैं इनसाइड टेस्ट। इनसाइड टेस्ट के जो है ना 2 मेथड्स होते हैं, एक इवन ऑड मेथड और वाइंडिंग नंबर मेथड। इनसाइड टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस से पहले भी आ चुका है। तो इनसाइड टेस्ट का मतलब क्या है, एक पॉइंट पॉलीगॉन के इनसाइड है या आउटसाइड है, अंदर है या बाहर है, हम चेक करने के लिए इनसाइड टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी मेथड है इवन ऑड मेथड। इवन ऑड मेथड के अंदर देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रे कास्टिंग मेथड। इट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइम्स अ रे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पॉइंट इंटरसेक्ट्स द एजेस ऑफ द पॉलीगॉन। कैसे काम करती है ये, आपका जो भी पॉइंट है वहां से आपको एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करनी है, एक इमेजिनरी लाइन कोई भी डायरेक्शन में। फिर वो लाइन कितने बार एजेस को इंटरसेक्ट करती है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आपका पॉलीगॉन अंदर है या बाहर है। अगर इंटरसेक्शंस ऑड है, ऑड टाइम्स आपके इंटरसेक्शन है 1, 3, 5, तो पॉइंट जो है पॉलीगॉन के अंदर रहेगा। और अगर इवन इंटरसेक्शन है तो पॉइंट पॉलीगॉन के बाहर रहेगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अभी हमको जो हमारा ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है इसको पता करना है ये पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये लाइन कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑड बार ये इंटरसेक्ट कर रही है, ऑड टाइम्स, 1 इज ऑड। सो यू कैन से दैट दिस लाइज इनसाइड द पॉलीगॉन। अभी देखिए, हम पता करते हैं क्या बी इनसाइड है या आउटसाइड है। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे,
जहां तक भी आप इमेजिनरी रे ड्रॉ करते जाओगे, जहां तक आपका पॉलीगॉन खत्म नहीं होता, फिर पता करोगे कितने पॉइंट्स है। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वो लाइन का आपके पॉलीगॉन के साथ, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, 3 बार इंटरसेक्शन हो रहा है। 3 इज ऑड, सो यू कैन से दैट दैट पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगॉन। अभी अगर हम सी की बात करें तो सी हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए सी कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 टाइम्स, 2 इज इवन, सो यू कैन से दैट सी इज आउटसाइड। इवन नंबर में अगर इंटरसेक्शंस है तो वो पॉइंट पॉलीगॉन के बाहर है, अगर ऑड इंटरसेक्शंस है तो पॉलीगॉन के वो अंदर है। अभी देखिए ये प्रॉब्लम आ सकता है इसमें जब आपका जो इंटरसेक्शन है वो वर्टेक्स पे है। अभी जैसा आप देख सकते हैं ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है आपके लाइन का, ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है ए पी ए डैश पी डैश, वो उसका जो इंटरसेक्शन है वो एक वर्टेक्स पर हो रहा है। ये जो दो लाइंस आके वहां पर मीट हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे कि ये लाइन जा रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ऑड काउंट हो गया, बट दैट्स नॉट द केस। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स में यहाँ पर 2 लाइंस इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो आप इसको इवन काउंट समझोगे। बट उसमें भी एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि ये जो लाइंस है वो आपके ये वाले लाइन के अगर एक ही साइड है तो ही आप उसे इवन काउंट कंसीडर करोगे। ये वाली जो लाइन है उसके एक साइड को अगर दोनों लाइंस है तभी आप इवन काउंट उसे कह सकते हो। बट इन दिस केस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तो आप कहोगे वर्टेक्स है, ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन दोनों मीट कर रहे हैं वहां पर, बट दीज 2 लाइंस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ये दूसरे साइड है और ये दूसरे साइड है येलो लाइन के, और ये येलो लाइन के दोनों एक ही साइड है। तो इस वजह से हम बोलेंगे ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये एक इवन काउंट है, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर ये ऑड काउंट है। द थ्योरी दैट इज टू बी रिटन फॉर दिस आंसर, अभी मैं तो बोल रहा हूँ आपको समझ जा रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि थ्योरी मैं अच्छे से लिख सकूं तो वो नोट्स में अवेलेबल है। इफ यू हैव अ लुक एट दोज नोट्स यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर्स मोर प्रिसाइजली, just to understand. Even by understanding you can write the answers on your own. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। इवन ऑड मेथड में अगर आपका काउंट ऑड है तो पॉलीगॉन अंदर है, और अगर इवन काउंट है तो पॉलीगॉन आई एम सॉरी पॉलीगॉन अंदर नहीं है, पॉलीगॉन के अंदर का जो पॉइंट है अगर इवन काउंट है तो पॉइंट बाहर है, अगर ऑड काउंट है तो पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है चेक करने के लिए हम इवन ऑड मेथड यूज करते हैं। अब इनसाइड टेस्ट में दूसरा एक मेथड है विच इज द वाइंडिंग नंबर मेथड। वाइंडिंग नंबर मेथड कैसा समझ लेना आप, आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट के अराउंड एक आप इलास्टिक का कोई पीस है उससे उसको वाइंड कर रहे हो, वापस उस पॉइंट के पास लेकर आ रहे हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई पॉलीगॉन है, मैं इस यहाँ पर पॉइंट है तो वो पॉइंट को वाइंड करके एक इलास्टिक पीस को वो पॉइंट से वाइंड करके घुमाकर वापस वहीं ला रहा हूँ, तो वो जो मेरी इलास्टिक का पीस है वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉलीगॉन को वो हम चेक करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया। How it works, let's see. Imagine traversing the boundary of the polygon in a consistent direction. For each edge of the polygon, determine how it winds around the point. If the edge starts below the line segment and finishes above, आपकी जो edge है polygon की अगर वो नीचे से start होके ऊपर जा रही है तो आपका जो direction number रहेगा वो रहेगा -1। अगर जो polygon की edge है वो ऊपर से start हो रही है और नीचे जा रही है तो जो डायरेक्शन नंबर है वो 1 रहेगा। ऊपर से नीचे कैसे जा रही है मैं आगे बताऊंगा। अगर फिर आप टोटल करोगे ये सब -1 1 सबका टोटल कर दोगे और लास्ट में अगर नॉन जीरो आ रहा है तो पॉइंट अंदर है पॉलीगॉन के, और अगर जीरो आ रहा है तो पॉइंट पॉलीगॉन के बाहर है। थोड़ी सी थ्योरी है, आप खुद पढ़ लेना, यूल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये देखो हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट P है ये वाला पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर है या बाहर है। इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल कि वो बाहर ही है, बट ये मेथड का यूज करके हम बताएंगे वो बाहर कैसे है। तो ये देखो ये जो हमारी लाइन है हम वो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक वी डिड बिफोर। इसको हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये पॉलीगॉन के अराउंड वो लाइन को घुमा के हम वापस यहाँ लेकर आ रहे हैं, उसको हम वाइंडिंग नंबर मेथड करते हैं। वाइंड व्हेन यू वाइंड अ वायर, वो उसी तरीके से आप समझ लेना उसे। तो यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए ये पॉइंट पर। अभी ये पॉइंट पे आपको सबसे पहले तो पॉलीगॉन के एजेस एक डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। जैसे ये देखिए ये यहाँ जा रहा है यहाँ पर,
फिर ये यहाँ से नीचे जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से ये यहाँ पर जा रहा है, और फिर ये यहाँ से वापस यहाँ पर आ रहा है, और फिर लास्ट में ये वापस यहाँ आ रहा है। तो आपको पहले उसके डायरेक्शंस पॉलीगॉन के पता कर लेना है एक तरीके से, और फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन के जो एजेस है वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में पता करना है। अभी जैसा आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये इससे मैच कर रही है, राइट, और ये नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में है, तो हम इसको डायरेक्शन रेशो देंगे -1। नीचे से ऊपर जब रहेगा तो आपको -1 देना है, उसका कोई भी डायरेक्शन नंबर ऐसा समझ लो आप, -1। फिर देखिए सेकेंड टाइम इंटरेक्शन कब हो रहा है वो लाइन का, यहाँ पर हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब भी ऊपर से नीचे रहेगा तो आप 1 बोलोगे। फिर वापस आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे था, ये लाइन आगे 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 जा रही है, ये लाइन मीट कर रही है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जब मीट कर रही है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है ना जहाँ पर ये मीट कर रही है, तो आप बोलोगे -1। फिर अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये मीट कर रही है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ है। ऊपर से नीचे जहाँ पर भी है हम उसको बोल देंगे 1। फिर आप इनका टोटल कर दोगे, 1 + -1 + 1 + -1, ये सबका आपने टोटल कर दिया। तो ये देखो आंसर आपका 0 आ रहा है, और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे कि पॉइंट जो है वो पॉलीगॉन के बाहर है। देखिए 1 + -1 is 0, then 1 + -1 is again 0, then what your answer is 0। तो 0 है मतलब पॉइंट पॉलीगॉन के बाहर है। थ्योरी पढ़ लो आप नोट्स में से भी, और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब आते हैं हम फ्लड फिल के ऊपर। फ्लड फिल और सीड फिल, ये एक एल्गोरिदम है जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं एक एरिया फिल करने के लिए पॉलीगॉन का, जिस एक स्पेसिफिक कलर से। अगर आपने पेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, बचपन में सभी ने पेंट यूज़ किया होगा, तो उसमें एक बकेट जैसा एक आइकन होता था जिस पर हम क्लिक करके एक कोई भी शेप हमारा जो है उसे फिल करते थे एक स्पेसिफिक कलर से। तो वही यहाँ पर फ्लड फिल का मतलब है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन पेंट प्रोग्राम्स एंड ग्राफिक एडिटर्स। हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इट वर्क्स बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ सीड पॉइंट, अ पिक्सल, जिस पर आप क्लिक करते हो वो पिक्सल से वो स्टार्ट होता है। इसमें उसको एक स्पेसिफिक कलर से भरना है। फॉर एग्जांपल मुझे वाइट कलर भर देना है ये सारे बॉक्स के अंदर, तो वो स्टार्ट करेगा, देन इट विल कीप ऑन गोइंग एंड इट विल फिल द कंप्लीट बॉक्स। ओके, इसके स्टेप्स देखेंगे हम। तो देखिए इसमें 2 टाइप्स होते हैं फ्लड फिल के अंदर, फ्लड फिल, बाउंड्री फिल, स्कैन लाइन फिल, ये 3 हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्लड फिल। फ्लड फिल में 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एक है 4 कनेक्टेड और दूसरा है 8 कनेक्टेड। तो 4 कनेक्टेड के अंदर कैसा है, जब आप क्लिक करते हो ये पिक्सल को फिल करने के लिए, तो ये पिक्सल फिल होगा। उसके बाद ये 4 कनेक्टेड रहने की वजह से वो ऊपर का फिल करेगा, ये राइट वाला फिल करेगा, लेफ्ट वाला और नीचे वाला, ये ऐसे 4 वो फिल करता जाएगा। ओके, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। ये सीड पॉइंट से स्टार्ट करता है। सीड पॉइंट वही है जो फर्स्ट आपका है, उसे हम सीड पॉइंट बोलते हैं, उससे स्टार्ट करता है। अगर पिक्सल का कलर मैच कर देता है टारगेट कलर से, तो वो आपने जो फिल कलर बोला है उससे कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने वाइट कलर के ऊपर रेड कलर फिल कर, यहाँ पर वाइट कलर था, उसे ब्लैक पर क्लिक किया, तो अभी वो ब्लैक से फिल कर रहा है उसको। फिर ये आगे आगे जाता जाएगा और पूरे पिक्सल्स को फिल कर देगा। ये एक बॉक्स है, समझिए आप, ये बॉक्स के अंदर वो फिल करना है हमें, तो वो ये पिक्सल वाइज फिल करेगा उसे। स्टॉप व्हेन ऑल कनेक्टेड पिक्सल्स विद द टारगेट कलर आर फिल्ड। हमारा टारगेट कलर क्या है, व्हाइट को फिल करना है ब्लैक से। तो जब व्हाइट के सारे पिक्सल्स ब्लैक में चेंज हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा। इसके बाद है 8 कनेक्टेड फिल। 8 कनेक्टेड फिल और 4 कनेक्टेड फिल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि जो 4 कनेक्टेड फिल है वो सिर्फ 1 2 3 4 इतना ही फिल करता है, और 8 कनेक्टेड उसके डायगनली भी सब फिल कर देता है। इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो भी स्क्वायर शेप है, समझिए, जिसको हमें फिल करना है, वो अच्छे तरीके से फिल होगा। स्क्वायर शेप तो ठीक है, 4 कनेक्टेड से भी फिल हो जाएगा, बट कुछ अजीब टाइप के भी फिगर्स होते हैं, अजीब टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं, जिन्हें 8 कनेक्टेड फिल की वजह से ही अच्छे से फिल किया जा सकता है।
देखिए स्टेप्स कंप्लीटली सेम है, सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है लेफ्ट राइट अप डाउन एंड द 4 डायगोनल्स, क्योंकि चारों डायगोनल भी उसमें कवर हो जाते हैं। मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा 8 कनेक्टेड फिल के ओवर द 4 कनेक्टेड फिल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ 8 कनेक्टेड फ्लड फिल ओवर द 4 कनेक्टेड फ्लड फिल। अच्छा यही यहाँ पर ही आ गया। सबसे पहला तो है कि कॉम्प्रहेंसिव डायगोनल कवरेज है उसका, डायगोनली भी जो आपके पिक्सल्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद है मोर कंप्लीट फिल फॉर इरेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप्स जो होते हैं ना वहाँ पर ये अच्छे से काम कर लेता है। जैसे हमने कुछ कॉन्केव पॉलीगॉन्स देखे, वो कॉन्केव पॉलीगॉन्स थोड़े से इरेगुलर टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर ये 8 कनेक्टेड फिल काम आता है। 4 कनेक्टेड फिल कैसा करता है, थोड़ा सा पार्ट फिल कर देता है और बाकी का छोड़ देता है, तो ये ऐसा यहाँ पर काम नहीं होता 8 कनेक्टेड में। फिर उसके बाद है बेटर हैंडलिंग ऑफ थिन लाइंस एंड कॉर्नर्स। ये एक्यूरेटली फिल कर देता है थिन लाइंस और कॉर्नर्स को, जो भी आपका फिगर है। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके का मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, तो अभी इसको अगर फिल करना है तो 8 कनेक्टेड फिल के वजह से ये प्रॉपरली फिल किया जाएगा। वही अगर आप 4 कनेक्टेड फिल यूज करोगे तो कुछ ही पार्ट फिल होगा, जैसा इतना ही पार्ट फिल हो जाएगा, ऐसा होने के चांसेस होते हैं। नेचुरल और एक्यूरेट फिल अपीयरेंस इसका दिक्कत आता है, कॉम्प्लेक्स रीजन्स में भी अच्छे से फिल कर देता है। अवॉइडेंस ऑफ अनइंटेंडेड गैप्स, मुझे कहीं पर भी गैप्स नहीं चाहिए बट फिर भी 4 कनेक्टेड फिल वहां पर गैप्स देता है, तो ये 8 कनेक्टेड आपका वो अवॉइड कर देगा। चीज एक ही है, वो सेम चीज को 5 बार लिखा गया है। चीज हम क्या बोलना चाहते हैं कि वो अच्छे से फिल नहीं करता, बस वो कंप्लीटली फिल करता है। उसमें ही हमने पॉइंट्स डाल दिए कि इरेगुलर शेप्स अच्छे से फिल नहीं होंगे, थिन लाइंस और कॉर्नर्स उनके बेटर हैंडलिंग मिल जाएगी आपको, डायगोनल कवरेज मिल जाएगा, बस इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि सारे डायरेक्शंस में फिल अच्छे से होगा आपका। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। अभी देखिए, हाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, देखिए ये हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, समझिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट है इतना, ये देखिए ये जितना मैंने रेड किया है ना पार्ट, मुझे उतना फिल करना है। तो अगर मैं 4 कनेक्टेड फिल यूज करूंगा ना तो वो बस इतना पार्ट फिल करके छोड़ देगा, क्योंकि उसमें डायगोनल कवरेज नहीं होता। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये पूरा पार्ट फिल हो। बट मैं अगर 8 कनेक्टेड फिल यूज करूंगा ना तो ये इतना पार्ट तो फिल होगा ही होगा, बट इट विल गो टू द डायगोनल पार्ट और वो इस पार्ट को भी फिल कर देगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। ये सेम एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर देना एग्जाम में, बिकॉज इट लुक्स वेल फॉर एन एग्जाम्पल। थोड़ी आप थ्योरी भी लिख सकते हो। फिर आते हैं हम बाउंड्री फिल के ऊपर। Boundary fill is a polygon filling algorithm used in computer graphics to fill a region defined by a specific boundary। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाउंड्री फिल में कैसा है, वो एक सिंगल बाउंड्री कलर को हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने ये ब्लू कलर का स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ स्क्वायर ड्रॉ करूँ, ये देखिए, और अब इसे मैं फिल करूंगा ना तो बाउंड्री फिल यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि बाउंड्री फिल का ये लॉ है कि जो बाउंड्री का कलर है वो कलर जब मुझे मिल जाएगा तो मैं फिल करना रुका दूंगा। तो मैं जब इसे फिल करता हूँ तो वो रेड कलर में इसे फिल कर देगा, बट इफ आई फिल दिस, उसके लिए एक स्पेसिफिक बाउंड्री कलर नहीं है यहाँ पर फिल करने के लिए। यहाँ पे उसे एक स्पेसिफिक ब्लू कलर मिल जाता है और उसे समझ जाता है कि ब्लू कलर है, बाउंड्री को उसे फिल करना है। बट फ्लड फिल में ऐसा नहीं है। फ्लड फिल में वो जहां पर उसे जगह दिखेगी वहां पर फिल कर देता है। ओके, सीड पॉइंट से स्टार्ट होता है। फ्लड फिल में भी सेम चीज है, एक सीड पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो और पूरा वो फिल कर दिया जाता है। हाउ बाउंड्री फिल वर्क, सबसे पहले तो सीड पॉइंट का है एल्गोरिदम। सीड पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो पिक्सल होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं। Then the algorithm checks the color of the current pixel। करंट पिक्सल का कलर वो चेक करता है, और अगर वो बाउंड्री कलर से इक्वल नहीं है तो वो फिल करना शुरू करता है। जैसा ये ब्लैक कलर है इसका बीच में, तो वो ब्लैक कलर है, बाउंड्री कलर पिंक है, तो मैं ब्लैक कलर पे वो फिल कर देगा उसे। इफ दिस इज ऑल्सो पिंक, then it will not fill with the color we are trying it to fill with। The algorithm then moves to the neighboring pixel and repeats the process। फिर बाउंड्री डिटेक्शन, ये चीज है कि इसमें एक्स्ट्रा है, ये तब तक कंटिन्यू करता है जब उसे बाउंड्री डिटेक्ट हो जाती है, उसे पता चल जाता है बाउंड्री का पिंक कलर आ चुका है तो वहां रुक जाना है।
हाँ, इसमें भी सेम चीज़ है, 4 कनेक्टेड बाउंड्री फिल और 8 कनेक्टेड बाउंड्री फिल। ये देखिए 4 कनेक्टेड में कैसा हो रहा है, ये पार्ट फिल नहीं हो रहा है बिकॉज उसमें डायगोनल कवरेज नहीं है, वो बस 1 बाय 1 फिल करता जाता है और डायगोनल को छोड़ देता है। देखो सेम चीज़ है, थ्योरी वही लिखी है जो मैंने फ्लड फिल में लिखी थी, बिकॉज देयर इज नथिंग डिफरेंट। बस डिफरेंट पार्ट वही है कि जब बाउंड्री उसे डिटेक्ट होती है तो वो रुक जाता है, बाकी तो सेम ही चीज़ है। सीड पॉइंट से शुरू होगा, बाउंड्री कलर नहीं है और फिल कलर नहीं है तो फिर वो फिल करेगा। अगर उसे बाउंड्री कलर दिख जाती है या फिर फिल कलर दिख जाती है, कहीं डिटेक्ट हो जाती है तो वो रुक जाएगा। 8 कनेक्टेड का भी थ्योरी सेम है, बस इसमें एक चीज़ है कि वो 4 डायगोनल्स भी कवर करेगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायगोनल्स भी यहाँ पर कवर हो चुके हैं, 4 डायगोनल में बस इतने पिक्सल्स कवर हो रहे थे। स्टेप्स वही है, सेम स्टेप्स हैं जो पहले हमने देखे थे। स्टेप 1 सीड पॉइंट से वो शुरू करेगा। स्टेप 2 अगर करंट पिक्सल का कलर बाउंड्री कलर भी नहीं है और फिल कलर भी नहीं है तो वो कंटिन्यू करता जाएगा, फिर वो अगले अगले उसके नेबरिंग पिक्सल्स को के पास जाएगा और प्रोसेस रिपीट करेगा। और कब रुक जाएगा, जब उसे उसका बाउंड्री कलर डिटेक्ट हो जाएगा। ये भी डिफरेंस पूछा गया था एग्जाम में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इट कैन प्रोसेस द इमेज कंटेनिंग मोर देन 1 बाउंड्री कलर्स, जैसा मैंने अभी बताया था एग्जांपल देकर। अगर बाउंड्री कलर्स ज्यादा भी है तो फिल यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है, बट यहाँ पर सिंगल बाउंड्री कलर रहना आपके लिए जरूरी है बाउंड्री फिल में। फ्लड फिल इज कंपैरेटिवली स्लोअर, ये कंपैरेटिवली स्लोअर है और ये उसके मुकाबले में फास्टर है। देन अ रैंडम कलर कैन बी यूज्ड टू पेंट द इंटीरियर पोर्शन, देन द ओल्ड वन इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। पुराना भी कोई कलर अगर है तो आप अगर उस पर क्लिक कर दोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, इंटीरियर पॉइंट्स आर पेंटेड बाय कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर द बाउंड्री कलर। ये इनका क्या काम है कि बाउंड्री कलर सर्च करते जाओ तब तक फिल करो। इनका काम है कि कोई भी कलर हो उसे फिल कर दिया जा सकता है, ये कंप्लीटली फिल कर देता है उसे फ्लड फिल। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी कंजप्शन इज रिलेटिवली लो। फ्लड फिल एल्गोरिदम सिंपल और एफिशिएंट होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बाउंड्री फिल की थोड़ी सी हाई होती है। अब स्कैन लाइन फिल पे आते हैं। स्कैन लाइन फिल का काम कैसा है, वो 1 बाय 1 लाइन से फिल करता है उसे। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिदम especially for rendering filled polygons on raster displays. It operates by processing the polygon one horizontal line or scan line at a time. जैसा हमने देखा वो पिक्सल बाय पिक्सल होता है और ऐसा या तो 4 कनेक्टेड में या 8 कनेक्टेड में होता है। यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपका कलर चेंज होगा। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, डिटरमाइन द बाउंडिंग बॉक्स ऑफ द पॉलीगॉन। मिनिमम और मैक्सिमम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको आपके पॉलीगॉन के पता करने होंगे। फिर उसके बाद लोएस्ट वाई कोऑर्डिनेट जो है आपके पॉलीगॉन का, ये मेरा पॉलीगॉन है तो लोएस्ट वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा वहां से वो स्टार्ट करेगा और ऊपर ऊपर जाते जाते वो उसे फिल करेगा। एज इंटरसेक्शंस, हर स्कैन लाइन के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना होगा। इसमें ये लाइन का इक्वेशन हर लाइन के लिए सॉल्व करता है और आगे आगे लाइन को फिल करता जाता है। फिर उसके बाद है यू हैव टू सॉर्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स। मतलब जैसा आप देख सकते हो, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स है ये उसके, तो वो 1 बाय 1 उसे फिल करता जाएगा। स्टार्ट करेगा मिनिमम से और फिर आगे 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 ये फिल किया जाएगा इसमें लाइन बाय लाइन। फाइंड आउट द वाई मिनिमम एंड वाई मैक्सिमम। वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम आप निकालोगे। उसके बाद स्कैन लाइन इंटरसेक्ट्स विथ ईच एज ऑफ द पॉलीगॉन, वाई मिनिमम से लेके वाई मैक्सिमम तक। हर इंटरसेक्शन पॉइंट को आप नाम दोगे P0, P1, P2, P3, P4। ये देखिए यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है एज के साथ, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन, और हर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम देंगे P0, P1, P2, P3। फिर लास्ट में फिल ऑल दोज पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट आर इनसाइड पॉलीगॉन एंड इग्नोर द अल्टरनेट पेयर्स। वो वहां पर फिल करेगा। ये इसलिए किया जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बाहर पॉलीगॉन की कुछ फिल ना हो, इसलिए। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आर अ सेट ऑफ ऑपरेशंस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स that map a scene from world coordinates to a device's screen coordinates.
तो व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या मतलब है, बाहर के जो भी आप चीज़ें देखते हो दे आर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, उनको आप आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाले हो एंड इन ऑन योर डिवाइसेस कोऑर्डिनेट्स। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को डिवाइस कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने का जो काम है वो आपके व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। They define how a 3D scene is projected onto a 2D viewing surface like a computer screen, allowing us to view a 3D object from different perspectives. देखिए इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें होती है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है उनको कन्वर्ट किया जाता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में। उसमें रोटेटिंग, स्केलिंग, ट्रांसलेटिंग होती है आपके ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में आपके जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स है उनको चेंज किया जाता है व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में। दिस अलाइंस द सीन विद द व्यूअर्स पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। और फिर है तीसरा प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3D सीन उसमें होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्लिपिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। क्लिपिंग एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके जो बाहर के पार्ट्स है उनको क्लिप कर दिया जाता है। मतलब आपकी जो व्यूइंग स्क्रीन है जिसको व्यू पोर्ट कहा जाता है, व्यू पोर्ट के बाहर का जो भी पार्ट है उसे क्लिप कर दिया जाता है एंड इट इज नॉर्मलाइज्ड। और लास्ट स्टेप है व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें जो आपके नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर फाइनली डिस्प्लेड, उनको फाइनली डिस्प्ले कर दिया जाता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए विंडो है, ये विंडो है, विंडो के बाहर भी आपका थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेट्स है। ओके, सो दीज आर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक्स डब्ल्यू मैक्स यूज किया है हमने फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, और वाई वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब वाई कोऑर्डिनेट समझिए आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। और यहाँ पर जो है ये व्यू पोर्ट है, इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है वो व्यू पोर्ट के हिसाब से है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी व्यू पोर्ट के हिसाब से। इसमें जो बाहर का पार्ट है वो क्लिप कर दिया गया है। ये डायग्राम आप याद रख लेना, बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशंस यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, जिसमें आप एक बार विंडो बता देना, विंडो के बाहर का कुछ पार्ट है, और एक बार व्यू पोर्ट बता देना जिसमें जो है हमने बाहर का पार्ट क्लिप कर दिया है। ये डिवाइस कोऑर्डिनेट है आपका और वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट था। तो इसमें कुछ जनरल टर्म्स है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स देख लो आपके एक्स डब्ल्यू मेन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मैक्स और वाई डब्ल्यू मेन, जो अभी हमने पहले देखे। सिमिलरली डिवाइस कोऑर्डिनेट्स भी है जिसमें हम वी मेन, वी मैक्स यूज करते हैं व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए। फिर विंडो है, इट इज द एरिया ऑन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट विच इज सेलेक्टेड फॉर डिस्प्ले। और व्यू पोर्ट जो है वो एरिया है जहाँ पे आपके जो भी ग्राफिक्स है वो डिस्प्ले होने वाले स्क्रीन के ऊपर, उसको आप व्यू पोर्ट कहते हो। अभी आ जाते हैं 2D क्लिपिंग के ऊपर। 2D क्लिपिंग अब मेजर पार्ट है थोड़ा सा इस टॉपिक में। कोहन सदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिदम उसमें सब में पहले है, फिर सदरलैंड हॉजमन क्लिपिंग एल्गोरिदम है, पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम, और व्हीलर अथर्टन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। ये 3 एल्गोरिदम्स हैं और इस पर क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सदरलैंड कोहन सदरलैंड का जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो हर पेपर में फिक्स्ड आता ही आता है। इट इज़ अ न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व भी करेंगे आगे। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी आइडिया इसके बारे में। कोहन सदरलैंड हमारा सबसे पहले 2D क्लिपिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम बाहर का जो पार्ट है अपने व्यू पोर्ट के उसको क्लिप कर देते हैं। इट इज क्लिप्ड अवे। द पर्पस ऑफ 2D क्लिपिंग इज टू इंश्योर दैट ओनली द विजिबल पोर्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। देखिए सबसे पहले है कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम में आपकी लाइंस को क्लिप कर दिया जाता है जो आपके विंडो के बाहर की होती है। अभी ये देखिए, इसको बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये जो 1000 आप देख रहे हो, तो इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये मेजर पार्ट है आपका, ये आपकी विंडो है। विंडो के अंदर आपकी कुछ लाइन होगी, विंडो के बाहर कुछ लाइन होगी, कुछ लाइंस बीच में होगी। तो ये लाइंस को क्लिप करना है आपको, और बस विंडो के अंदर की बची हुई लाइंस आपको बताना है। उसका जो बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में होता है, TBRL। ये टॉप है आपका, ये बॉटम, ये राइट और ये लेफ्ट। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये टॉप है और लेफ्ट में है, तो हमारा बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? देखिए टॉप है इसलिए 1 पहले लिख दिया,
फिर बॉटम तो नहीं है इसलिए बॉटम की जगह 0 आएगा, राइट भी नहीं है राइट की जगह भी 0 आएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट की जगह 1 आएगा। तो ये बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है ये पार्ट का। इस तरीके से सबका एक बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। ये आपको बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको समझना है। जैसे आप ये देख सकते हो ये बॉटम है, तो देखिए टॉप वाला हमने 0 ले लिया, बॉटम वाला हमने 1 ले लिया, लेफ्ट वाला भी 0 ले लिया, राइट वाला भी 0 ले लिया। अभी ये बॉटम लेफ्ट है तो टॉप वाला 0 लेंगे, बॉटम वाला 1 लेंगे, फिर राइट वाला 0 लेंगे, लेफ्ट वाला 1 लेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी 0 0 0 1। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते हैं, इनके बेसिस पे आपको बाहर की लाइन को क्लिप कर देना होता है। अभी वो कैसे करेंगे क्लिप, मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको आउटकोड्स असाइन करना है फॉर बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। मतलब आपकी जो लाइन होगी ना, लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट के आउटकोड्स और ये पॉइंट के आउटकोड्स आपको पता करना है। आउटकोड्स क्या है जो हमने अभी देखा, बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 1 वाला, ठीक है। तो ऊपर का नीचे का आपको दोनों पता करना है। फिर दूसरा पॉइंट है लाइन कंप्लीटली इनसाइड। अगर आपकी लाइन पूरी तरीके से अंदर है वो विंडो के, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बोल दोगे लाइन अंदर है, कुछ क्लिप करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए कब होगा, जब दोनों आउटकोड्स आपके 0 होते हैं, तो यही पॉइंट पर आपकी जो लाइन है इट विल बी इनसाइड। और लाइन कंप्लीटली आउटसाइड कब होगी, जब आपके जो दोनों आउटकोड्स है उनके ऊपर आप एंड ऑपरेशन करोगे, और एंड ऑपरेशन करने के बाद अगर ये नहीं आता 0 0 0 0, तो आप कहोगे कि आपकी जो लाइन है इट इज आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। अगर ये 0 0 0 0 आता है तो उसके लिए अगली स्टेप है इट इज योर लाइन इज पार्शियली इनसाइड। मतलब लाइन आपकी पूरी तरीके से बाहर भी नहीं है और लाइन आपकी पूरी तरीके से अंदर भी नहीं है, वो थोड़ी सी बाहर है थोड़ी सी अंदर है। मैं एक डायग्राम के बेसिस पे आपको बताता हूँ। ये देखिए ये आपका विंडो है, ओके। सो विंडो में ये वाली जो लाइन है इट इज कंप्लीटली इनसाइड, यू कैन सी इट। दिस लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड। जो लाइंस कंप्लीटली इनसाइड होती है और कंप्लीटली आउटसाइड होती है उसके लिए आपको कोई क्लिपिंग करना नहीं पड़ता, बट फॉर लाइंस लाइक दीज आपको काम लगता है। सो व्हाट यू डू इज, आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हो, ये लाइन कहां पर आपके विंडो को टच कर रही है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता करना होता है, और बाकी का पार्ट जो है क्लिप हो जाता है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने का एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी विद रेक्टेंगुलर विंडो, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी आर द 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर लाइन। एक सिंपल मैं शेप क्रिएट करके आपको बता दूंगा, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। Just give me a second. We'll draw the same diagram like we did before. मतलब we didn't draw the diagram before, जैसा आपने अभी देखा ना वैसा सेम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आपकी विंडो क्रिएट कर दी। अभी हम ना सबके आउटकोड्स लिख देते हैं। देखिए सबसे बीच वाला जो है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, वो सेंटर में, तो उसके लिए आउटकोड होता है 0 0 0 0। अभी ये देखिए राइट में है, तो ये देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये वाला जो है आई एम सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, दिस विल बी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। TBRL होता है ना वो, I'll write it here so you understand। फिर ये देखिए टॉप नहीं है, बॉटम भी नहीं है, राइट भी नहीं है, इट्स लेफ्ट। फिर बॉटम वाला देख लो, इट विल बी 0 1 0 0। फिर ये जो है ये बॉटम लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट है तो इट विल बी 0 1 0 1। फिर ये बॉटम राइट है, सो दिस इज गोना बी 0 1 1 0। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये टॉप है, सो दिस विल बी 1 0 0 0। एंड ये टॉप राइट है तो दिस विल बी 1 0 1 0। एंड ये टॉप लेफ्ट है, सो दिस विल बी 1 0 0 1। तो ये आउटपुट से आपको पता चलने वाला है कि लाइन आपकी पार्शियली इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड है, वो जो भी है। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी होगी जिसके हेल्प से आप आपका एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो आपका पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी,
ओके राइट इट हियर, इट इज C एंड दिस इज D। ये हमने पॉइंट्स को लिख दिया। अभी इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 20,20, B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 90,20, C के है 90,70 और जो D के है वो है 20,70। ओके, तो चार कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। अब हम लिखेंगे x मिनिमम और y मिनिमम कौन सा है समझने के लिए। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका x भी मिनिमम है और y भी मिनिमम है, क्योंकि x भी यहाँ यहीं से स्टार्ट हो रहा है और y भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स राइट दैट x मिनिमम y मिनिमम, ये आपके विंडो के कोऑर्डिनेट्स है। अभी यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो y आपका यहाँ पर मैक्सिमम है, बट x मिनिमम ही है, x सब में कमी है यहाँ पर। सो दिस विल बी x मिनिमम एंड y मैक्सिमम। अभी आप अगर यहाँ की बात करोगे तो x भी आपका पूरा एंड में आ चुका है और y भी आपका एंड में आया है, तो यहाँ पर x भी मैक्सिमम रहेगा और जो है y भी मैक्सिमम रहेगा। अभी यहाँ की अगर मैं बात करूं तो y मिनिमम है क्योंकि y सब में नीचे है, बट x इज मैक्सिमम, सो विल राइट x मैक्स बट y विल बी मिनिमम। देखिए ये हमने अब काम कर दिया। अब सबसे मेन काम होने वाला है इसमें हमको अभी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो लाइन देखिए, P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 10,30। तो अभी आपको अंदाजा लगाना है कि 10,30 कहां पर होगा। तो ये देखिए, ये पॉइंट 20 है, ये पॉइंट अगर 20 है तो 10 ऑब्वियसली उसके पीछे होगा, आगे तो 10 होने वाला नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे ना उसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 कहीं पर पीछे होगा, तो x जो है हमारा कहीं पीछे होने वाला है, ये बात हमें समझ गई। और ये y कोऑर्डिनेट दिया गया है 30, तो 30 से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अगर 20 है तो 30 हमारा कहीं ऊपर होगा, राइट। तो 30 यहाँ ऊपर कहीं होगा और x वाली भी जो कोऑर्डिनेट है 10 वाली, वो भी कहीं पीछे होगी। तो थोड़ा सा आप अगर माइंड यूज करोगे तो आप यहाँ से आपकी लाइन कहीं से स्टार्ट होगी। ओके, यहाँ से हमारी जो है लाइन स्टार्ट होने वाली है और एंड कहाँ पर होने वाली है देखिए, P2 18,90, x कोऑर्डिनेट 80 है। तो देखिए अगर 90 यहाँ पर है तो 80 तो पीछे होगा उसके, 90 के पहले 80 आएगा ना, तो 80 कहीं पर यहाँ पर रहेगा। और y के हिसाब से अगर आप देखें तो y ये अगर 70 है तो ऊपर 80 90 होगा, तो लाइन कहाँ कहीं यहाँ पर होगी आपकी, यहाँ से स्टार्ट होगी लाइन आपकी, यहाँ से स्टार्ट होगी और जाएगी यहाँ पर। थोड़ा अंदाजे से हम बना रहे हैं, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, बट अंदाजे से भी समझ आता है कि अगर x 10 है तो कहीं पर पीछे होगा और y अगर 30 है तो ये 20 के ऊपर कहीं पर होगा। और यहाँ पर भी वही लॉजिक हमने लगाया, यहाँ पर पॉइंट लिया है ना हमने, ये देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया और एक पॉइंट यहाँ पर लिया, तो थोड़ा अंदाजे से आपको समझ आ रहा है कि y 90 है आपका, तो ये 70 अगर है तो 80 90 होगा, और जो 80 है 90 के पहले होगा। तो आप थोड़ा अंदाजा यूज करके ऐसी लाइन ड्रॉ कर देना। अब इसके बेसिस पे हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो इसको ना, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, हमको ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलता है और बाहर का पार्ट हम क्लिप कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं देता हूं I1, आई यूज अ डिफरेंट कलर सो इट विल बी क्वाइट कलरफुल। ठीक है, ये देखिए, इसको हम I1 बोल देंगे और इसको हम बोलते हैं I2। I1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए, योर x इज मिनिमम, y तो वैरी कर रहा है, y अपने को पता नहीं क्योंकि y कहीं पर ऊपर है यहाँ पे, बट x तो मिनिमम ही है ना, x यहाँ ये पूरी लाइन x की है, तो अपने को पता है x की वैल्यू, x मिनिमम ही है। और x मिनिमम की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्टली वही लिख देता हूँ। x मिनिमम की जो वैल्यू है ना, क्या है बोलिए आप, x मिनिमम यहाँ पर क्या है, 20 है x, तो यहाँ पर आप 20 लिख दोगे। 20 वो वैल्यू अपने को पता नहीं, y की पता करनी है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर y मैक्सिमम है, y कहाँ पर भी ले लो ये लाइन पे y मैक्सिमम ही होने वाला है, तो y की वैल्यू अपने को पता है 70 है, बट अपने को x की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता, तो आई विल राइट अ क्वेश्चन मार्क एंड फॉर दिस आई विल राइट 70। ठीक है, तो अपने को बस ये वाली एक और ये वाली एक वैल्यू पता करनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमको पता चल जाएंगे एंड द एग्जांपल विल बी सॉल्व्ड। बाकी का पार्ट क्लिप हो जाएगा और इतने में आपकी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ करना, इसके बेसिस पे हम अब आगे की स्टेप सॉल्व करते हैं। तो आगे की स्टेप क्या है देखिए, फर्स्टली आपको क्या करना है, आपके P1 और P2 का आउटकोड्स आपको लिखना है। डिलीट कर देता हूं। ओके, ये देखिए P1 का आउटकोड क्या होगा, देखिए P1 जो है आपका, दिस इज P1, ओके आई डिडंट राइट इट,
दिस इज P1 के कोऑर्डिनेट्स है 10,30, नो नो नो, आई एम सॉरी, P1 तो ये है ना, P1 के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं 10,30, और लाइन जाएगी P2 पे, P2 के कोऑर्डिनेट्स है 80,90। ओके, तो ये P2 वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये किस आउटकोड में आ रहा है, ये वाले, तो ये आपके P2 का है 1000, और जो P1 का है वो है 0001। P1 का है 0001 और P2 का है 1000। ये आपके आउटकोड्स है। अब आपको इनका ना एंड ऑपरेशन निकालना है। अगर ऐसा होता ना कि ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो हम बोलते लाइन कंप्लीटली इनसाइड है, हो गया काम, लेकिन वैसा एग्जांपल पूछा ही नहीं जाने वाला आपको। अभी आपको इसका एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन करना मतलब जहां पर अगर 2 1 है ना तो आप उसको 1 लिखते हो, अदरवाइज हर चीज जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर 2 1 हमें कहीं नहीं दिख रहे, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। तो इसका एंड ऑपरेशन 0 हो गया, तो ये बात सच हो गई कि आपकी लाइन जो है पार्शियली इनसाइड है, बाहर भी है और अंदर भी है आपकी लाइन। ठीक है, एक काम हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट चीज हमको जो करनी है ना, दैट इज टू फाइंड द स्लोप। स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप का फॉर्मूला तो सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, देखिए। सो टू फाइंड y2 माइनस y1, ये देखिए, ये y2 है और ये y1 है, 90 माइनस 30, it will be 90 minus 30 upon x2 minus x1, 80 minus 10, 80 minus 10, which is equal to 60 by 70, which is equal to 6 by 7। तो आपको आपकी स्लोप पता चल गई है। अभी स्लोप के बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला का यूज करके आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमको क्या ढूंढना है, P1 के लिए हमको क्या ढूंढना है, y ढूंढना है। y पता नहीं है, तो y का फॉर्मूला होता है, देखिए, देखिए y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू अपने को पता है, m की वैल्यू जो है 6/7 और x माइनस एक्स वन। तो x की जो वैल्यू है ना वो आपको यहां से पता चलेगी। अपने को x की वैल्यू पता है, यहाँ पर 20 है ना x की वैल्यू, तो 20 लिख दो। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं पहले आपको पता रहना चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं I1। तो I1 के लिए x अपने को पता है और x1 तो यही है, सो इट विल बी 20 माइनस 10 x माइनस x1, 20 माइनस 10 प्लस y1। y1 क्या है, देखिए, y1 इज 30। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं अभी डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, आई एम नॉट गोना यूज अ कैलकुलेटर। इसका आंसर आता है 38.57, जो कि समवॉट इक्वल है 39 के। तो आपके जो I1 के कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या होंगे, देखिए 20,39। ऑलराइट, तो आपको यहाँ से I1 मिल चुका है। अभी हमको ढूंढना है I2। तो I2 कैसे ढूंढेंगे, देखिए, I2 ढूंढने के लिए अभी आपको x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को x ढूंढना है ना वहां पे I2 में। I2 में अपने को y पता है, x ढूंढना है, तो x का फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल टू 1/m। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर m यूज किया, यहाँ पर 1/m यूज करना है, एंड द फॉर्मूला इज सेम, y माइनस y1 प्लस x1। देखिए फॉर्मूला कंप्लीटली इक्वल है, बस x के जगह y है और m के जगह 1/m है। सो x इज इक्वल टू, देखिए m की वैल्यू 6/7 है, तो यहाँ पर हम उल्टी लिख देते हैं 7/6, बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट, राइट। y माइनस y1 कैसे निकालोगे, देखो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू 70 है, राइट। सो वी यूज 70 हियर, 70 माइनस, अभी y1 क्या है, y1 है 30, 70 माइनस 30, और x1 क्या है आपका, इट्स 10, लिख दो 10। तो इसका जो फॉर्मूला आंसर आने वाला है ना, आई राइट द आंसर डायरेक्टली, इसका आंसर आएगा 56.67, जो कि समवॉट इक्वल है 57 के। तो आपके जो I2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है
57 कॉमा 70 ही था ना, या राइट, इट वाज 70। तो देखिए इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। चाहे तो ये सेम एग्जाम्पल आप खुद से भी सॉल्व करना ट्राई करो, क्योंकि ये फिक्स्ड है क्वेश्चन, ये आने ही वाला है एग्जाम में, आ चुका है पहले भी, तो काफी चांसेस है, काफी चांसेस क्या, मैं तो कहूंगा आएगा ही एग्जाम में। ओके, सो दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। यहाँ पर वो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, तो आपने वो पॉइंट फाइंड कर लिया। अब बाकी की जो लाइन है ना वो क्रॉप हो जाएगी, ये विंडो में बस इतनी लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम पे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आता है, इस पे बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसकी थ्योरी आप नोट्स में से भी पढ़ लेना, बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम एक वाइडली यूज्ड मेथड है, वो तो हर उसमें पहली लाइन वही है। इस एल्गोरिथम में ना पॉलीगॉन को हम क्रॉप करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता करोगे, जो भी आपकी का पॉलीगॉन है उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता करो। फिर आपकी जो क्लिपिंग विंडो है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करो, 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके। फिर उसके बाद कंसीडर द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो। ये देखिए ये आपकी क्लिपिंग विंडो है, तो विंडो की लेफ्ट एज से आप स्टार्ट करोगे, और ये कुछ पॉलीगॉन है, समझिए ये मेरा पॉलीगॉन है, राइट। ये पॉलीगॉन को मैं क्रॉप करने वाला हूँ, तो ये बाहर का पार्ट क्रॉप होगा, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, तो वो वर्टेक्स आपको पता करनी है पहले और उसे क्रॉप करना है। फिर उसके बाद कंपेयर द वर्टाइसेस ऑफ ईच एज ऑफ द पॉलीगॉन इंडिविजुअली विद द क्लिपिंग प्लेन। हर इसका एज चेक करो। द नेक्स्ट थिंग इज सेव द रिजल्टिंग इंटरसेक्शंस। जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है उसे वो करो, जैसे यहाँ पर आप इंटरसेक्शन देख पा रहे हो, यहाँ पर इंटरसेक्शन देख पा रहे हो, तो ये इंटरसेक्शंस को आपको सेव करना है। फिर रिपीट द स्टेप्स 4 एंड 5 फॉर द रिमेनिंग एजेस। वन बाय वन सब एजेस को हम इस तरीके से करेंगे। ये स्टेप्स आप एक बार देख लेना, मैं डायग्राम के हेल्प से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, इसमें 4 केसेस आने वाले हैं, ये 4 केसेस भी याद कर लो। सबसे पहली केस है कि आपके दोनों वर्टेक्स जो है, दोनों वर्टाइसेस जो है वो अंदर हो गए, तो आप सिर्फ सेकंड वर्टेक्स को आउटपुट लिस्ट में शो करोगे। फिर उसके बाद एक वर्टेक्स जो है पहली वाली आपकी वो बाहर होगी, बल्कि दूसरी वाली अंदर होगी। फिर अगला है कि पहली वाली अंदर होगी वर्टेक्स और दूसरी वाली बाहर होगी, तो उसमें क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, बोथ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है विद द क्लिप बाउंड्री और सेकंड वर्टेक्स आप आउटपुट लिस्ट में ऐड करोगे, और यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एज करोगे बस। यहाँ पर एक चीज होती है एक्स्ट्रा, विच इज वर्टेक्स को भी आप आउटपुट लिस्ट में ऐड करते हो, बट इन दिस केस जब वर्टेक्स पहला वाला वर्टेक्स अंदर होता है और बाहर वाला नहीं होता, तो आप वर्टेक्स को ऐड नहीं करते हो आउटपुट लिस्ट में। फिर है बोथ वर्टाइसेस आर आउटसाइड। अगर दोनों वर्टाइसेस आउटसाइड है तो कोई भी वर्टेक्स को लेने की जरूरत नहीं, पूरा आप क्लिप कर दोगे बाहर का। तो चलिए मैं ये आपको धीरे इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना, क्लिपिंग स्टार्ट होती है साइड बाय साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है, कौन से पार्ट क्लिप हो सकते हैं। तो ये देखिए V2 जो है, ओके, तो V2 यहाँ पर V2 वाली लाइन है, तो यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको नाम दे दिया V2 डैश। फिर उसके बाद ऐसा समझ लेना कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी हम नाम दे देते हैं V1 डैश, क्योंकि यहाँ पर हम क्लिप कर रहे हैं यहाँ से इसको, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड का आपका हो गया, तो लेफ्ट क्लिपिंग के बाद क्या क्या बचा आपके पास वो आप लिखने वाले हो। तो ये देखिए यहां पर V1 डैश V2 डैश, क्योंकि V1 डैश V2 डैश है, और अंदर क्या क्या वर्टाइसेस बच रहे हैं वो आप अभी भी लिखोगे। तो हमारे पास बचा हुआ है V3, V4 और V5। V4 अगले स्टेप में जाएगा, बट एट दिस पॉइंट अपने पास इतने चीजें बची हुई है, ठीक है। वैसे तो V1 भी बचा हुआ है आपका, क्योंकि V1 भी नहीं जाएगा ना लेफ्ट क्लिपिंग में, लेफ्ट क्लिपिंग में बस इतना पार्ट हट जाएगा। ये देखिए पूरा इतना पार्ट कट हो जाएगा लेफ्ट क्लिपिंग में। अब आएंगे हम राइट क्लिपिंग के ऊपर। राइट क्लिपिंग होगी, बट राइट क्लिपिंग में कुछ होने जैसा है ही नहीं, तो आप ऊपर के कोऑर्डिनेट्स फिर से नीचे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है राइट क्लिपिंग से। कौन से पॉइंट्स आपके पास बचे हुए हैं वो हम लिख रहे हैं बस।
ठीक है, राइट क्लिपिंग से कुछ नहीं होगा क्योंकि पॉलीगॉन वहां पर है ही नहीं। अब आ गए हम टॉप क्लिपिंग के ऊपर। टॉप क्लिपिंग से क्या होगा, देखिए आपका V4 हट जाएगा और V4 हट के यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको दिखते हैं, यहाँ पर आंसर है उसका ऑलरेडी। फिर इसको हम नाम कैसे देंगे, देखिए ये V3 है ना, सो दिस विल बी V3 डैश, और ये V4 के बेसिस पे दिस विल बी V4 डैश। तो ये आप उसके साथ लिख दोगे, सो इट विल बी V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश, V4 डैश एंड V5 V1। वो पार्ट्स हम कट करते जा रहे हैं बिकॉज वो अब नहीं रहा ना उसमें, जितने पार्ट्स बचे हुए हैं उतने हम लिख रहे हैं बस। अब जब बॉटम क्लिपिंग हो जाएगी ना ये वाली, तो V1 भी आपका चले जाएगा और इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर एक होगा, सो इट विल बी V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश, V4 डैश, दिस विल बी V5 डैश क्योंकि ये V5 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और V1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था हमने इसको अज्यूम किया था, सो विल ऑल्सो राइट V5 डैश। V5 तो हट गया, अब V1 भी हट गया। ठीक है, तो क्लिपिंग विंडो के अंदर बाद आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स बचे हुए हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। बाकी के जो वर्टाइसेस थे हमने उनको हटा दिया। सो दिस वे आप ये एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर देना। ड्रॉ दिस डायग्राम एंड शो बिफोर क्लिपिंग एंड आफ्टर क्लिपिंग। व्हीलर एथरटन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम से कैसा होता है, ये एल्गोरिदम से आप कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कौन सा भी पॉलीगॉन इजीली क्लिप कर सकते हो। Let the clipping window initially be called clip polygon and the polygon to be clipped the subject polygon। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी एज, इसको ना थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको इस ये बेसिस पे बताता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दो और थोड़ी सी जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ लिख दो। देखिए ये ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम करते हैं या फिर कोई भी डायरेक्शन में, यहां से ये क्रॉप होगा, ओके ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिर ये ऊपर जाएगा। ये क्या करता है, बाहर की जो चीजें होती है ना, जैसा P5 P6 P1, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वैसा भी वो उधर जाना ही नहीं है। दिस विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस पॉइंट, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस गेट्स कट एंड ऑल द अदर पार्ट्स गेट ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा एजेस भी है वो भी इसमें से रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए एक्चुअल एग्जांपल कैसा होता है इसका। अभी ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन को हमको ये क्लिपिंग विंडो में फिट करना है, वी नीड टू क्लिप ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए 1 की तरफ से, ये 1 से 2 की तरफ जाएगा, नीचे नीचे नीचे, देन इट विल मूव ऑन टुवर्ड्स दिस, इट विल कीप गोइंग, आफ्टर इट गोज हियर इट वोंट गो अप। ये ऊपर नहीं जाने वाला। क्यों ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने में कोई सेंस नहीं है, ऊपर का वैसा भी क्रॉप ही होना है, तो ये डायरेक्टली जाएगा ये साइड, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, इट वोंट गो अहेड, फिर यहाँ से ऊपर पॉलीगॉन को फॉलो करेगा वो, और नेक्स्ट स्टेप आगे की नहीं होगी बल्कि आपके क्लिपिंग विंडो के अंदर ही होगी। तो ये इस तरीके से इतना पार्ट क्लिप कर देगा और बाकी का पार्ट, इतना पार्ट आपके क्लिपिंग विंडो में रखेगा और बाकी का क्रॉप कर देगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, मैं जस्ट एक शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ द कोहन-सदरलैंड एल्गोरिथम। सबसे पहला है कि इट इज लिमिटेड टू रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडोज। क्लिपिंग विंडोज अगर ऐसे हैं, कुछ पॉलीगॉन्स, अजीब टाइप के पॉलीगॉन्स है या फिर सर्कल्स है, उसके अंदर आपको क्रॉप करना है किसी पॉलीगॉन को, तो वो आप कोहन-सदरलैंड की हेल्प से नहीं कर सकते। कोई सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, ये आप नहीं यूज कर सकते हो, बस रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडोज ही यूज कर सकते हो। फिर अगली चीज है कॉम्प्लेक्सिटी विथ लार्ज नंबर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर लाइन सेगमेंट्स आपके बढ़ जाते हैं ना इसमें, तो आप उन्हें क्रॉप नहीं कर सकते हो। आई मीन क्रॉप, यू कैन क्रॉप देम बट कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाएगी। डज नॉट हैंडल कर्व्ड लाइंस और स्प्लाइंस। कर्व्ड लाइंस वगैरह अगर है आपके क्लिपिंग एल्गोरिदम में, तो वो नहीं हैंडल कर सकता है। देन यू हैव इनएफिशिएंसी इन स्पेशल केसेस। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो आपकी लाइन है वो कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके की होगी,
सो इफ यू हैव सम स्पेशल केसेस, वो वहां पर उतनी एक्यूरेसी नहीं दिखा सकता है कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम। पोटेंशियल फॉर न्यूमेरिकल प्रिसीजन इश्यूज, अगर आप कुछ इंटरसेक्शन कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां पर फिर यहां पर भी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूज होता है, जिसकी वजह से सेम प्रॉब्लम आप फेस करोगे। देन यू हैव हैंडलिंग ऑफ डिजेनरेट केसेस, द एल्गोरिथम माइट फेस चैलेंजेस विद डिजेनरेट केसेस, जहां पर लाइन सेगमेंट को एक सिंगल पॉइंट की तरह रिड्यूस कर दिया है, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये देगा। देन द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रीजन कोड्स। रीजन कोड्स क्या है, जो हमने अभी देखा था 000 001 वाले, दीज आर 4 बिट बाइनरी कोड्स जिनको असाइन किया जाता है हर एंड पॉइंट को लाइन को आपको क्लिप करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स है, डिवीजन ऑफ स्पेस, द क्लिपिंग स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स, 9 रीजन्स में हम उन्हें डिवाइड करते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट वगैरह वगैरह। ईच ऑफ द 9 रीजन्स कॉरेस्पॉन्ड टू 4 बिट रीजन कोड्स। बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है इनका, हर बिट जो है ना एक पॉइंट बताती है। बिट 1 ये लेफ्ट वाला एक बिट होगी उसकी, फिर अगली बिट है राइट की, सब एक ही बिट के होते हैं, बस आप ऐसा लिख देना 1 इफ द पॉइंट इज अबव, 1 इफ द पॉइंट इज बिलो, सब एक ही बिट के होते हैं ये, इसलिए तो इसे बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल है, अ पॉइंट इनसाइड द विंडो हैज अ रीजन कोड ऑफ 0000, अ पॉइंट टू द लेफ्ट एंड अबव हैज अ रीजन कोड ऑफ दिस। ऐसा एक दो आप रीजन कोड्स लिखकर बता सकते हो। फिर है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, तो उसमें आप क्या करते हो, अगर आपका दोनों एंड पॉइंट्स का जो लाइन सेगमेंट का रीजन कोड है वो 000 होता है, लाइक इफ यू हैव दिस लाइन सेगमेंट और ये दोनों का जो रीजन कोड है इट इज द सेम, इट इज 0000, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि लाइन मेरी अंदर है विंडो के एंड यू कैन प्रोसेस इट इंस्टेंटली। बट अगर आप उनका एंड ऑपरेशन करते हो और वो नॉन जीरो आता है तो वहां पर आपको आप रिजेक्ट कर सकते हो लाइन को, दैट लाइन इज आउटसाइड। लेकिन अगर आप उनका एंड ऑपरेशन करते हो और वो 000 आता है 4 बार 0, तो फिर आप पार्शियली विजिबल लाइन है ऐसा कह सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। सेकंड यूनिट भी यहाँ पर कवर हो चुका है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। बट इवन देन इफ यू हैव सम डाउट यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। ओपी के और एफडीएस के भी वीडियोस मैं इस तरीके के अपलोड करूंगा। सो सी यू लेटर, थैंक यू वेरी मच।